हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, पेन एंड कॉपी के साथ रेडी होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू डायपोल। किसी डिस्टेंस पे डायपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है +2 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में डेरिवेशन इसका पूछता है 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। तो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दोगे, बहुत ही बेस्ट डेरिवेशन है, देखोगे बेस्ट तरीका है, आप लोग खुद कर पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। स्टूडेंट्स, आप लोग को मालूम है डायपोल, पिछले क्लास में पढ़ा था। डायपोल क्या होता है? डायपोल के लिए कंडीशन होता है क्या? तो 2 चार्ज होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। अच्छा ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले जो मैं बता देता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है और इस मान लीजिए ये d डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा फाइंड करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ d है तो d का स्क्वायर, x रहता तो x का स्क्वायर। अच्छा, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इस चार्ज के बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा ठीक, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो यही होता, लेकिन इस बार डायरेक्शन किधर होता? निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अंदर की तरफ होता और मैग्नीट्यूड में किसी तरह का चेंज नहीं रहता। तो चलिए हम लोग मेन जो डेरिवेशन है जिसका करना है उस पर आते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल। तो डायपोल क्या होता है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो 2 चार्ज लेते हैं, एक यहां पर माइनस क्यू लिए और यहां पर मान लीजिए एक +Q चार्ज लिए, ठीक है। और इसके एक्सिस पे मान लीजिए इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे अगर हमको डायपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो ऐसा करते हैं, इसके सेंटर पे डायपोल का एक ओरिजिन होता है। मान लीजिए ये दोनों चार्ज 12 डिस्टेंस पे रखा है। आप लोग जानते होंगे डायपोल का फॉर्मूला कितना होता है? P = Q × 2L, है ना। अगर ये डिस्टेंस ओरिजिन से जितना भी होता है डिस्टेंस वो हाफ हो जाता है। मान लीजिए ये ओरिजिन से ये L डिस्टेंस पे है, तो ये भी चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा? L डिस्टेंस पे होगा। अच्छा ठीक है, डायपोल का जो ओरिजिन है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मान लीजिए वो x डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग चार्ज 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग चार्ज 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग चार्ज 2 मान लेते हैं, अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, अब निगेटिव चार्ज है, चार्ज 1 के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो KQ अपॉन जो भी डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो अच्छा ठीक है, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितना है? तो यहां से यहां तक तो x डिस्टेंस है और यहां से यहां तक दूरी L है, तो हम लोग बोल सकते हैं x + L, है ना। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अब हम लोग यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। E1 मीन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा? KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां x और यहां से यहां L, x + L का होल स्क्वायर, ठीक। और इस चार्ज के कारण जो चार्ज 2 है, +Q को चार्ज 2 माना है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम लोग E2 मानते हैं। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे फाइंड आउट करोगे? तो KQ अपॉन इस चार्ज से डिस्टेंस, तो इस चार्ज से यहां से डिस्टेंस कैसे निकालोगे?
तो दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ l डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ फाइंड करना है तो क्या करोगे, x माइनस एल का होल स्क्वायर, यही ना डिस्टेंस है, x माइनस एल यही डिस्टेंस हुआ, इसका होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। वहाँ डिस्टेंस x होता था, यहाँ डिस्टेंस x प्लस एल है और x माइनस एल है। इस चार्ज से इसकी दूरी क्या है, थोड़ा अधिक है इस कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो इसके कारण जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और प्लस ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज के तरफ ही होता है, चार्ज के तरफ हुआ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, ठीक है। और इस चार्ज के कारण जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर ये एरो जो बनाया है, एरो बिगर है एज कंपेयर टू दिस वन, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। रीजन क्या है कि ये चार्ज का डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में अधिक है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, बस यही तो बस ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। अब हमको इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ई नेट बताता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, तो बड़ा माइनस छोटा, तो हम लोग बोलेंगे इसको E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। बस अब E2 का वैल्यू निकाल लीजिए और E1 का वैल्यू को निकाल करके उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कुछ करना ही नहीं। अच्छा ठीक है, E2 का वैल्यू मालूम है तो ये, E1 का वैल्यू मालूम है तो ये, बस आप देख लीजिए। तो देयरफॉर ई नेट बराबर क्या होगा, तो E2 का वैल्यू कितना है, के क्यू बटे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 का वैल्यू तो के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? अब तो यहाँ मैथ्स आ गया, कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैथ करना है। अब आइए, अच्छा इसको हम यहाँ, इसमें भी के है, इसमें भी के है। अच्छा ऐसा करते हैं, हम यहाँ से के कॉमन ले लें, पहले के कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, इधर बचा q अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर बचा q अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो, बस दोनों में के था, के कॉमन ले लिए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, या यहां लिख देते हैं U1 बराबर के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और E2 बराबर के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए अब यहां से देखिए, तो मैंने क्या किया, अच्छा यहां से के क्यू है, यहां भी के क्यू है, तो ऐसा करते हैं हम इस दोनों से q भी कॉमन ले लेते हैं। तो q जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी क्या बच गया, 1 बच गया, ऊपर से ले लिए थे कॉमन। अब क्लियर है? अब जैसे आप एलसीएम लोगे, देखो तो आओ यहाँ के क्यू, अब यहाँ से एलसीएम लोगे क्या, देखो तो x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो तो जैसे आप यहाँ एलसीएम लिए तो इसके जगह पर x प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह पर ये वाला टर्म आ जाएगा, एलसीएम तो लेने आता है होगा। चलिए अब ऐसा करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों में स्क्वायर है, तो इस वाले टर्म को पहले ले लेते हैं, इस टर्म वाले टर्म को। देखिए तो हम इसको ऐसा करते हैं, दोनों में जब स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी और इसको a प्लस बी,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का वैल्यू हम बस इसका वैल्यू और इसका वैल्यू उठा के लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर पहले हैं तो स्क्वायर उसमें जुड़ जाएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख देते हैं के क्यू और ऊपर को एज इट इज रहने देते हैं एक्स प्लस, ऊपर वाले टर्म को एक ही साथ करेंगे, जगह नहीं है। इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और स्क्वायर दोनों में पहले से है तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं तो देखो तो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, देखो तो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एल। अच्छा ठीक है, माइनस आ गया। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, और माइनस यहाँ पहले ही लगा हुआ तो माइनस जो लिखोगे एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ दूसरे में आएगा प्लस एल स्क्वायर जो होकर के क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl होगा। अब माइनस माइनस जाकर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2xl हो जाएगा। क्या क्लियर है, समझ में आया होगा आप, ये हुआ। इसको एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl किया और माइनस साइन के कारण हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2xl के जगह पर प्लस 2xl हो गया। क्या क्लियर है। अब देखो तो कुछ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस एल स्क्वायर यहाँ से हाँ, तो कैंसिल आउट होकर क्या बचा, देखिए तो यहाँ क्या बचा, ई नेट बराबर क्या हो गया के क्यू और इधर क्या बचा 2xl प्लस 2xl कितना बचा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बचा। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू 4x इंटू एल है, इस 4 को हम लोग ब्रेक करके इसके साथ जोड़ देते हैं और लिख देते हैं 2k और x को भी इसके साथ ले लाते हैं इंटू क्या बचा q इंटू 2l कर देते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर पे पावर होल स्क्वायर। मैंने देखो तो 4 को क्या किया है, 4 को इसके साथ लिख दिया था 2k और x को भी इसके साथ रख दिया 2kx इंटू और q जो था q को फिर 2 के साथ रख दिया q इंटू 2 इंटू l कर दिया। ऐसा अब हमने इसलिए किया स्टूडेंट, देखिए तो ये जो डायपोल है, ये जो आपने डायपोल बनाया है, इसका अगर वैल्यू आपको बोले फाइंड करने के लिए तो डायपोल निकालने के लिए डायपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं और डायपोल बराबर कितना होता है मैग्नीट्यूड चार्ज का, तो यहाँ पर क्या है Q और डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है Q इंटू 2l, डिस्टेंस 2l है तो डायपोल का वैल्यू Q इंटू 2l। अब इसको हमने ऐसा इसलिए किया ताकि Q इंटू 2l को हम लोग P लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाइए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ई नेट बराबर 2kx और q इंटू 2l को हमको क्या लिख दें p लिख दें 2kx इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और हम अच्छे से अरेंज करके देखें तो लिख देते हैं 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर पे पावर होल स्क्वायर। तो यही आया ई नेट बराबर आया 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं ई नेट बराबर 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पे पावर स्क्वायर। लेकिन इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम होगा, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि इसको और हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे इसको याद रखें। चलिए आप लोग नोट डाउन किया होगा, देखिए
तो स्टूडेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, ई नेट बराबर आया 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर पे पावर स्क्वायर। इसके कंपेरिजन में डायपोल में क्या होता, दोनों चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ होता और कह रहा है एक्सियल पोजीशन पे। इसके कंपेरिजन में ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, ये जो एक्स डिस्टेंस है एल के कंपेरिजन में काफी बड़ा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं जनरली एल इज वेरी वेरी लेस देन एक्स। एक्स के कंपेरिजन में एल क्या है, काफी काफी कम है। और कोई भी चीज अगर कम होता है ना, अगर उसका स्क्वायर करते हो तो और कम हो जाता है। जैसे मान लो 1/10 इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा। तो एल का यहाँ स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर और भी छोटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एल स्क्वायर लगभग क्या हो गया, 10 to 0 हो गया। तो एल स्क्वायर अगर 0 हो गया तो बचा यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही बचा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पे पावर 4। तो हम लोग यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं ई नेट बराबर 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो, एक्स पे पावर 4। अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, देखिए बचा 2kp अपॉन एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, बचा एक्स क्यूब। तो ये था, यही आपको याद रखना है, ई नेट बराबर 2kp अपॉन एक्स क्यूब। यही डेरिवेशन है, यही आपको याद रखें। जब भी पूछेगा कि डायपोल के कारण एक्सिस के डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक्स डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस कितना निकाले हो, एक्स फ्रॉम द सेंटर, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना हो। ठीक है, अब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप देखो डायपोल भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में। अब देखो डायपोल का है ना, डायपोल का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और यहाँ देखो इस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा इसके कारण, देखो तो इसके कारण है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, E2 क्या है, E1 से बड़ा है। मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा। तो देख लो ई नेट एंड डायपोल का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, सेम डायरेक्शन है। ई नेट एंड पी हैव सेम डायरेक्शन हुआ। हेंस हम लिख सकते हैं ई नेट बराबर लिख सकते हैं 2kp अपॉन, अगर डायरेक्शन सेम है, एक्स क्यूब। इतना नोट डाउन कीजिए। क्या है, 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब आया। क्यों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, डायपोल के डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ लिख लोगे सिंस डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, बोथ आर वेक्टर, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल के डायरेक्शन में। हेंस लिख दोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल, यहां लिख लोगे फाइनल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल, एट द एक्सिस ऑफ डायपोल, ई नेट बराबर 2kp
अपॉन एक्स क्यूब एंड वेक्टर फॉर्म में 2kp अपॉन एक्स क्यूब। चलिए इतना नोट लिख लीजिएगा। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा, है ना। तो कहीं भी पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो वैल्यू कितना होगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। वेक्टर फॉर्म में भी वही होगा, क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायपोल के ही डायरेक्शन में है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के ही डायरेक्शन में होता है। डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही है। यही डेरिवेशन कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके एक बार वीडियो को देखने के बाद सेकेंड टाइम खुद से डेरिवेशन करोगे। कुछ है ही नहीं, बस क्या किए थे हम लोग, दो यहाँ एक डायपोल लिए और इसके एक्सिस में किसी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे सेंटर के डायपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो चूंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E2 ग्रेटर था इसके कारण, तो E2 माइनस E1, और E2 का वैल्यू कितना होगा, तो E2 का वैल्यू यहाँ से x डिस्टेंस पे था, है ना, x प्लस l डिस्टेंस पे था। तो E2 बराबर कितना होगा, KQ अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर, और E1 बराबर कितना है, KQ अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर। बस E2 माइनस E1 कर दिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और उसके बाद ये तो इसका एक फॉर्मेट था, है ना। और चूंकि l दो डायपोल में दोनों चार्ज काफी कम डिस्टेंस पे रखा होता है, तो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो और लगभग छोटा हो गया जीरो के कारण। तो इसको और फॉर्मुलेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लाया 2kp अपॉन एक्स क्यू है। वेक्टर के फॉर्म में लिखना था, तो हम लोग देख लेंगे डायरेक्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों? क्योंकि E2 ग्रेटर देन E1 था। ऊपर से डायपोल भी होता है नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल का डायरेक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, हेंस 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। इतना ही था। चलिए नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड जो कि डेरिवेशन है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस केस में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए ड्यू टू अ डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल। अब एक डायपोल है, मैंने फिगर पहले ही बना के रखा। इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और इससे x डिस्टेंस पे एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डायपोल, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। और कितना डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे। मान लीजिए इस पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस पे फाइंड कीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्या क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग चार्ज 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम लोग फिर से चार्ज 2 का नाम दे देते हैं। क्लियर है? अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, आगे होगा, है ना। तो देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज से इसका आगे होगा। मान लीजिए, तो इसको हम लोग चार्ज 2 का नाम दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अच्छा, इसके कारण जो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप देख लिए नेगेटिव चार्ज में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। तो मान लीजिए इसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग E1 का नाम दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इसके कारण जो है, ठीक। अब देखिए, तो E2 इधर और E1 इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कहाँ जाएगा, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना हो गया, KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है,
मान लीजिए ये डिस्टेंस को हम लोग r मानते हैं, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा, क्योंकि दोनों l डिस्टेंस पे ही है। अच्छा ठीक, तो के क्यू कितना होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए ये थीटा एंगल पे है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 90 डिग्री है। जब ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, E2 और E1 क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का मैग्नीट्यूड, E2 का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इसके कारण कितना होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर होगा, ये भी यार तो ये भी यार। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों वेक्टर है, तो नेट जो होगा, ई नेट होगा, वो वही होगा, ई नेट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा है, चूंकि ये बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा। क्या क्लियर है, इतना तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये हमको ये फाइंड करना आर है। अब देखिए तो आर ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर दिस का प्लस दिस का स्क्वायर। तो हम लोग आर के जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो तो आर के जगह पर क्या लिखेंगे, आर बराबर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम ये लिख देते हैं के क्यू बटे आर के जगह पर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर। तो E1 बराबर हो गया ये, और E2 के बराबर E2 के जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्या क्लियर है। अब दोस्तों एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये E2 है और ये E1 है, देख लीजिए E2 इधर है और E1 इधर है, E2 इधर है और E1 वेक्टर इधर है, और बीच से कहाँ गया, बीच से यहाँ पर ये थीटा एंगल पे है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको वेक्टर से डील करना होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, जो थीटा से जो जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा आता है, तो इधर हो गया E2 कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट इसका E2 का, और इसके परपेंडिकुलर में इधर क्या हो गया, E2 साइन थीटा हो गया। क्या क्लियर है। अब इस पे आया E1 क्या है, अब देखिए यहाँ पर भी E1 जो था, ये भी क्या था, थीटा था, ये भी थीटा था, तो इसके साथ E1 और जो साइड के साथ थीटा रहता उधर कितना हो गया, उधर ही हो गया E1 साइन थीटा। मीन्स यही कंपोनेंट क्या हो गया, यही जो ई नेट था इधर ही हो गया E1 साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर इधर हो गया, इधर क्या हो गया, E1 साइन थीटा हो गया, इधर हो गया E1 साइन थीटा। ऊपर से देखिए E2 और E1 क्या है, दोनों इक्वल है, E2 और E1 दोनों इक्वल है, इसका मतलब E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही हो गया ना। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ई नेट बराबर कितना हो गया, ई नेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं इधर ई नेट बराबर लिख सकते हैं E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E1 और E2 क्या है, E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वल है। देखो तो E1 का भी वैल्यू ये है और E2 का भी वैल्यू, और ये दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं U1 बराबर E2 को बराबर हम E एज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं E, जब दोनों इक्वल है तो जब ये E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा और E2 और E1 क्या है, दोनों इक्वल है और दोनों को आपने E माना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं E नेट बराबर क्या, E नेट बराबर 2E cos थीटा, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। देखिए तो दोनों में cos थीटा है ना, और E2 और E1 और E2 को E माना, तो E1 प्लस E1 कितना 2E cos थीटा।
तो ई नेट बराबर क्या आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं ई नेट बराबर 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। और स्टूडेंट एक चीज और ध्यान देंगे कि 2 हो गया और e का वैल्यू आपने क्या लिया है, जो वही है u1 और u2 बराबर है, तो e के जगह पर हम क्या लिख देंगे kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और स्टूडेंट cos थीटा बराबर हम क्या कुछ लिख सकते हैं, यहां से देखिए तो ये ट्रायंगल को, चाहे ये ट्रायंगल को आप एज्यूम कीजिए cos थीटा, तो थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस में क्या है एल, हाइपोटेनस में आर, तो cos थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं एल बटे आर। यहाँ लिख दीजिए cos थीटा बराबर एल बटे आर। क्या क्लियर है? अच्छा, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ई नेट बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2kq इंटू एल अपॉन, अब देखिए तो ये था कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ना, यहाँ के बाद यहाँ हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ क्या है आर, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर के जगह पर क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या, और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं 2kq इंटू एल बटे, यहाँ क्या है पावर 1 है, और यहाँ इसको अगर रूट को हटाएंगे तो पावर कितना आएगा 1/2 आएगा, तो 1 प्लस 1/2 बेस में तो सेम है, कितना होगा 3/2, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ 2 क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर k और 2 को इसके साथ लिख देते हैं q इंटू 2l लिख दें, k q और 2 को l के साथ ले लाए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? ऐसा मैंने इसलिए किया, अब देखिए तो q इंटू 2l ये इसी डायपोल का तो फॉर्मूला है ना, वैल्यू है। अगर ये डायपोल है आपने एज्यूम किया है, तो आप इसको अगर हम बोले इस डायपोल का वैल्यू फाइंड कीजिए तो p बराबर क्या होगा, देखिए तो डायपोल का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर चार्ज का q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है l प्लस एल, कितना है 2l, तो q इंटू 2l, तो q इंटू 2l को हम p लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q इंटू 2l को हम लोग p लिख दें, तो kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। तो यहाँ से हम लोग यहाँ आ जाते हैं, लिख लेते हैं ई नेट बराबर k इंटू p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। यहाँ p के जगह पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर साइड में लिख दीजिए p बराबर q इंटू 2l। तो ई नेट बराबर क्या आया, फाइनल ई नेट बराबर आया k इंटू p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ये आया, अभी तक आपने देखा तो, लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हम ऐसे इसको नहीं लिखेंगे और भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इतना तक आप नोट डाउन कीजिए। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल, डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो ये आया kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। लेकिन आप देखो कि ये डायपोल का जो डिस्टेंस होता है काफी कम होता है, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे बोला है, मींस बहुत दूर पे x डिस्टेंस पे बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देखो इसके कंपेरिजन में ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, मींस हम लोग लिख सकते हैं x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, है ना। तो यहाँ से जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो जाएगा, तो जब उसका l का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, l का स्क्वायर जैसे ही छोटा हो जाएगा,
है ना, तो लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो एस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगा, KP बराबर x पे पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं। तो क्या इतना नोट डाउन किया होगा? चलिए इतना मिटाते हैं, मिटाए यहां से यहां तक मिटा देते हैं। इतना में हो जाएगा काम। तो हम लोग लिख लेंगे, है ना, लिखिए सिंस ये जो x डिस्टेंस पे जो फाइंड करना है वो बहुत बड़ा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ये डिस्टेंस से काफी बड़ा है ना। ऑरिजिन और चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उससे काफी बड़ा है ना। तो आप देखो जो आया है, अगर उसका l का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा, तो हम लोग लिखेंगे l का स्क्वायर अगर करते हैं तो ग्रेट, तो लगभग क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, 0। तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ई नेट बराबर K इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था, और एल तो क्या होगा, एल स्क्वायर तो लगभग 0 हो गया, है ना। तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर, और पावर में क्या बचा, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बचा, x पे पावर 3 ही बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं ई नेट बराबर KP अपॉन एक्स पे पावर Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू डायपोल होगा KP अपॉन XQ। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर और डायपोल भी वेक्टर। तो हम लोग देखेंगे कि डायपोल का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आया उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट ऑफ डायपोल, हेंस इन वेक्टर फॉर्म ई नेट बराबर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा KP अपॉन XQ। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे तो डायपोल का डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के क्या अपोजिट में, तो माइनस लगा देंगे, माइनस KP अपॉन XQ। दिस इज द फाइनल इन वेक्टर फॉर्म। क्या क्लियर है, हर चीज क्लियर हो गया, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द एक्सप्रेशन इन जनरल फॉर्म। मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पे आया KP अपॉन XQ। x अगर है, अगर कुछ दूसरा रहता, मान लो K डिस्टेंस, तो KP अपॉन KQ। बस ये आपको याद रखना है ये। और वेक्टर फॉर्म में कैसे आया, तो डायरेक्शन निगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के डायरेक्शन के क्या था, अपोजिट था। तो ये आया, नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने दो डेरिवेशन देखे डायपोल के कारण, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डायपोल, क्या आया, तो 2kp अपॉन XQ आया, और वेक्टर के फॉर्म में क्या आया, 2kp वेक्टर अपॉन XQ आया। तो ये याद करने वाला चीज था, और बोर्ड में भी आता है, ठीक है। उसका डेरिवेशन आप वीडियो को पॉज करके एक बार देखने के बाद करोगे, फिर से आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर कर दी गई। और दूसरा जो आपने पॉइंट देखा क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डायपोल, है ना, डायपोल के ओरिजिन से पास करता हुआ x डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, तो KP अपॉन XQ आया, और वेक्टर फॉर्म में क्या आया, माइनस KP वेक्टर अपॉन XQ।
ये आपने कैसे आया, वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव क्यों आया, आप देख लोगे, सारी चीजें क्लियर है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि डायपोल के कारण नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसी के एक्सिस पे मान लो इधर चाहे इधर निकाला तो ये वैल्यू आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये आया। और अगर इसके परपेंडिकुलर पे आपने एक्स डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ एक्स डिस्टेंस पे आपने इनेट आपने फाइंड किया तो ये आया, है ना। तो एक्सिस पे और परपेंडिकुलर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट कर लिया। अब मान लो किसी दूसरे पोजीशन पे हो, है ना, तो डायपोल के कारण किसी थर्ड पोजीशन पे बोलेगा, है ना, किसी भी पोजीशन पे बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, तो हम लोग अगले वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे, साथ साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा वीडियो को अच्छे से देखोगे। और अभी तक आपने जो भी स्टूडेंट बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं, सारे लेक्चर को आप लोग देखिए, एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपसे नहीं सॉल्व होगा, और एवरीथिंग हैज बीन क्लियर इन लेक्चर। So thank you.